हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मैकेनिकल सील के बारे में डिस्कस करेंगे। मैकेनिकल सील एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैकेनिकल सील के बारे में जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री में आप चला जाइए, उधर पंप कंप्रेसर आपको मिलेगा ही मिलेगा। और उस पंप कंप्रेसर में आज के दिन में 80% केस में आपको मैकेनिकल सील मिलेंगे। तो इसीलिए इसका वर्किंग प्रिंसिपल जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिफोर गोइंग टू द मेन टॉपिक, आप लोग से मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है, जस्ट 2 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और आपने आपको बोलिए मैकेनिकल सील सीखना आसान है। और मेरे तरफ से एक गारंटी है, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको अगर कोई पूछे जे मैकेनिकल सील कैसे काम करता है, मैकेनिकल सील क्यों लगाता है, उसके बारे में आप अच्छा से बता पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मैकेनिकल सील। मैकेनिकल सील पार्ट वन इसीलिए जानबूझ के मैं रखा क्योंकि मैकेनिकल सील एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसको एक वीडियो में पूरा कवर अप करना आपके लिए और मेरे लिए मुश्किल है। इसीलिए हम लोग इसको पार्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके सीखेंगे। तो पार्ट वन में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, चलिए वो देख लेते हैं। हम लोग जानेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल सील। मैकेनिकल सील कैसे काम करता है, पर्पस ऑफ मैकेनिकल सील हमको क्यों लगाना पड़ा। हम लोग ये जानेंगे बेनिफिट्स ऑफ मैकेनिकल सील ओवर ग्लैंड पैकिंग। हम लोग सीलिंग करने के लिए ग्लैंड पैकिंग भी डालते हैं, बट पंप कंप्रेसर के केस में हम लोग ग्लैंड पैकिंग को क्यों अवॉइड करना चाहता है, मैकेनिकल सील लगाने से क्या बेनिफिट मिलेगा उसको जानेंगे। फ्रेंड्स देखिए, हम लोग अभी पंप से शुरू करते हैं। कंप्रेसर का मैकेनिकल सील का डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। कोई भी पंप में आप देखे होंगे, मेरा पंप वाला वीडियो देख लीजिएगा, इंपेलर आपका रहेगा। जो इंपेलर इधर से सक्शन लेके डिस्चार्ज फ्लैन से, डिस्चार्ज नोजल से उसको डिस्चार्ज दे रहे। बट बैक साइड ऑफ द इंपेलर, जहां इंपेलर शेफ्ट के ऊपर माउंटेड है, उस शेफ्ट में क्या हो रहा है, इंपेलर माउंट किया तो शेफ्ट को तो केसिंग के थ्रू हमको पार करके लेके जाना है। तो केसिंग से जहां लेके जा रहा है शेफ्ट को, तो इन बिटवीन केसिंग एंड शेफ्ट वी नीड some sort of clearance. Why? Because your shaft is rotary part and casing is your static cone. तो इन बिटवीन स्टैटिक एंड रोटरी हमको कुछ क्लियरेंस देना ही पड़ेगा। अगर क्लियरेंस आप नहीं देंगे तो देर इज ए हाई चांस ऑफ मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट, जिसके वजह से आपका इंपेलर का जो शेफ्ट है वो शेफ्ट सीज हो सकता है, आपका पंप सीज हो सकता है। तो हमको क्लियरेंस तो देना ही है। तो जैसे ही आपने क्लियरेंस प्रोवाइड कराया तो लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह क्यों जा रहा है, ड्यू टू बिकॉज ऑफ डेल्टा पी ओनली। तो पंप के अंदर जो प्रेशर है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उससे ज्यादा है, तो देयर इज अ डेल्टा पी। तो लिक्विड को चांस मिल जाएगा तो इन बिटवीन जो गैप है शेफ्ट एंड केसिंग के बीच में, उस गैप से बाहर आ जाए। तो इस गैप से लिक्विड बाहर निकलने लगता है, और ये बाहर नहीं निकलने लगता है करके ही हमको उधर सीलिंग करना पड़े। इनिशियल डेज में हम लोग उसको ग्लैंड पैकिंग से सील करते थे, बट नाउअडेज ग्लैंड पैकिंग हम लोग क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, उसको हम लोग देखेंगे अभी। देखिए, एक पंप का इंपेलर है, तो इंपेलर का जो बैक साइड और केसिंग का बीच में जो क्लियरेंस है, जहां रेड कलर का लिक्विड दिख रहा है, वो बाहर आने का ट्राई कर रहा है। तो ये जो स्टार्टिंग बॉक्स का कैविटी है, इस कैविटी में जो रेड ग्रीन ब्लॉक्स दिख रहा है, इधर ग्लैंड पैकिंग डालिए चाहे मैकेनिकल सील डालिए, पर्पस इज सेम, जो यहां से लिक्विड को बाहर गिरने नहीं देना। तो पहले हम लोग देख लेते हैं ग्लैंड पैकिंग कैसे काम करता है। देखिए, ये इंपेलर और यहां से रेड लिक्विड बाहर आने का ट्राई कर रहे हैं। हम लोग क्या क्या 1 2 3 4 5 6 7 सेट्स ऑफ ग्लैंड को काटा, नहीं तो कॉन्सेंट्रिक ग्लैंड भी लिया, एक के बाद एक आपने डाल दिया। जब स्टार्टिंग बॉक्स और शेफ्ट के बीच में से ग्लैंड पैकिंग को आप इंसर्ट कर रहे हैं, दैट मींस शेफ्ट के साथ शेफ्ट का ओडी और ग्लैंड का आईडी में क्लियरेंस है, इसलिए ग्लैंड अंदर जा रहा है। स्टार्टिंग बॉक्स का आईडी एंड ग्लैंड पैकिंग का ओडी में भी क्लियरेंस है, इसलिए ग्लैंड अंदर जा रहा है। तो एक के बाद एक ग्लैंड डालने के बाद इधर हम लोग पुशर प्लेट से उसको पुश करेंगे। तो जैसे ग्लैंड पैकिंग को आप इधर पुश कर रहा है, क्या हो रहा है, इधर ग्लैंड पैकिंग को पुश कर रहा है तो ग्लैंड पैकिंग फ्लो करने का ट्राई करेगा, क्योंकि ग्लैंड पैकिंग इज ए गुड फ्लोएबल मटेरियल, वो फ्लो कर सकता है। तो जैसे अब एक्सियली उसको पुश किया, एक्सियली वो जाने का ट्राई करेगा, बट जा नहीं पाएगा क्योंकि इधर प्लेट में आके वो रेस्ट्रिक्शन मिल गया। लेकिन आप कंटिन्यूअस ये बोल्ट के थ्रू इसको पुश कर रहे हैं,
तो जैसे ही ग्लैंड पैकिंग को पुश कर रहा है, ग्लैंड पैकिंग एक्सपांड होने का ट्राई करेगा, कहा, इनवर्ड एज वेल एज आउटर। तो आउटर एंड इनवर्ड में पुश करने से क्या होगा, स्लीव के ऊपर दबाएगा तो सैप को पकड़ लेगा और आउटर वाला स्टफिंग बॉक्स को पकड़ लेगा। तो जो लिक्विड यहां से निकल के स्टफिंग बॉक्स से जा रहा था वो भी सील होगा और जो सैप के बीच में से जा रहा है उधर भी सील हो जाएंगे। इसको पूरा टाइट कर देंगे तो सील हो जाएगा। बट इसको खाली रोकना हमको काम नहीं है ना, एज वेल एज आपको सैप को घूमने का भी मौका देना पड़ेगा। तो सैप को घूमने देना है, इसको लीक भी प्रिवेंट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमको ऑप्टिमम लेवल में टाइट करना पड़ेगा, जो सैप भी घूम पाए, लिक्विड भी बाहर नहीं आए। लेकिन जैसे ही ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चलेगा, मान लीजिए आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप 3000 आरपीएम में घूम रहा है, दैट मीन्स पर मिनट में वो 3000 रिवोल्यूशन ले रहा है। तो क्या होगा, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका ग्लैंड का जो आईडी है, ओडी पे कुछ नहीं होगा क्योंकि ओडी स्टैटिक के साथ स्टैटिक लगा हुआ है, बट इधर ग्लैंड स्टैटिक, सैप रोटरी, तो उसमें रिलेटिव मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है, एक दूसरे को टच करके रह रहा है, तो देयर इज ए फ्रिक्शनल हीट। तो फ्रिक्शनल हीट के वजह से ग्लैंड पैकिंग का जो मटेरियल है वो मटेरियल बर्न होने का चांसेस है और खराब होने का चांसेस है और क्लियरेंस बढ़ेगा। फिर इसको हमको दोबारा टाइट करना पड़ेगा, लेकिन जितना आप टाइट करेंगे उतना वो सैप को पकड़ेगा। तो सैप को पकड़ने से हीट जनरेशन हो रहा है, हीट जनरेशन को अगर कम करना है हमको लुब्रिकेशन देना पड़ेगा। तो लुब्रिकेशन कैसे देंगे हम लोग अभी देख लेंगे। लुब्रिकेशन देने के लिए हम लोग क्या किया, हाफ सेट ऑफ पैकिंग डाला, उसके बाद एक रिंग डाला। रिंग, इस रिंग का स्पेशलिटी क्या है, इसको हम लोग लैंड्रेन रिंग बोलता है। इसका स्पेशलिटी यही है, इधर से जो फ्लाशिंग लिक्विड आप डालेंगे वो रिंग, हॉलो रिंग के थ्रू जाके दोनों ग्लैंड के तरफ जा सकता है। दैट मीन्स इन बिटवीन शाफ्ट एंड ग्लैंड, अगर स्लीव यूज किया तो स्लीव एंड ग्लैंड के बीच में हो जाके एक लिक्विड का फिल्म बनाएगा। तो उस लिक्विड फिल्म के वजह से क्या होगा, जो फ्रिक्शनल हीट जनरेट हो रहा था वो रिड्यूस्ड हो जाएंगे। तो रिड्यूस्ड होगा तो आपका ग्लैंड का लाइफ बढ़ेगा। बट यहां से लिक्विड डालने से लिक्विड बाहर की ओर भी आएगा। क्यों? क्योंकि ग्लैंड पैकिंग में आप नेवर एवर एक्सपेक्ट कीजिए जो 100% सीलिंग करे, सीलिंग कर नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग को इधर गैप मेंटेन करना ही पड़ेगा और उस गैप की वजह से क्या होगा, जो सैप को घूमने के लिए जो माइक्रोन लेवल में भी गैप दे रहा है उस गैप से थोड़ा बहुत लिक्विड आएगा। तो नंबर ऑफ पैकिंग बढ़ाने से वो लिक्विड रेट कम कर सकता है, बट आपको एक मिनिमल ड्रॉप तो अलाउ करना ही पड़ेगा जो एक्चुअली ग्लैंड पैकिंग को लुब्रिकेट करेगा। तो लुब्रिकेट आप कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, उससे मेरा हो रहा है लिक्विड यहां से बाहर गिर रहा है जो एनवायरनमेंट में आ रहा है। तो एनवायरनमेंट में आ रहा है तो क्या हो रहा है, इफ इट इज ए कोरोसिव इन नेचर तो आपको एनवायरनमेंट पॉल्यूट करेगा। तो नाउ इट इज एनवायरमेंटल नॉर्म्स आर स्ट्रिंजेंट। आपको कोई भी हैजार्डस केमिकल, कोई भी हैजार्डस लिक्विड आप बाहर एनवायरनमेंट में गिरा नहीं सकते। तो इसीलिए हमको 100% सीलिंग चाहिए। तो 100% सीलिंग चाहिए, ग्लैंड से पॉसिबल नहीं है। नाउ मैकेनिकल सील केम इनटू पिक्चर, इसीलिए मैकेनिकल सील हमको लगाना पड़ेगा। तो मैकेनिकल सील कैसे काम करता है वो हम लोग अभी देखेंगे। इधर से ग्लैंड में डाल रहे थे, इधर से लिक्विड बाहर निकल रहा है। अभी पहले हम लोग देख लेते हैं मैकेनिकल सील और ग्लैंड में से ग्लैंड का डिसएडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस देखें, इट इज ए लो कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट में ग्लैंड पैकिंग हम लगा सकते हैं। बट डिसएडवांटेजेस क्या है, ये पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि सैप ग्लैंड को पकड़ के रखा है, ग्लैंड सैप को पकड़ के रखा है, जिसको घुमाने के लिए पावर ज्यादा जाता है। पोटेंशियल सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, लॉस ऑफ प्रोडक्ट, मोर फ्रिक्शन लीडिंग टू मोर हीट जनरेशन, हीट जनरेशन हो रहा है। लेस बियरिंग लाइफ, क्यों बियरिंग लाइफ लेस है, उसके लिए आप देखिए यहां से जो लिक्विड बाहर निकल रहा है वो खाली नीचे गिरेगा ऐसा नहीं, वो लिक्विड जाके बियरिंग हाउसिंग में भी जाने का चांसेस है। इन बिटवीन सील एंड सैप के बीच में अगर बियरिंग हाउसिंग में चला गया तो आपको लूब ऑयल को रिप्लेस करके पानी में भर जाएगा। तो वो लिक्विड क्या करेगा, ऑयल को रिप्लेस कर दिया तो बियरिंग तो लुब्रिकेशन पानी से हो नहीं सकता है, तो आपका बियरिंग डैमेज होगा। तो बियरिंग लाइफ आपको कम मिलेगा इससे। और क्या, हायर मेंटेनेंस कॉस्ट। सो ग्लैंड पैकिंग में हायर मेंटेनेंस कॉस्ट, मोर डाउन टाइम। मोर डाउन टाइम क्यों है, क्योंकि बार बार आपका ग्लैंड पैकिंग रिप्लेस करने के लिए इक्विपमेंट को बंद करना पड़ेगा। तो इक्विपमेंट अगर बार बार बंद करेंगे तो इसको डाउन टाइम ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो ये सारा प्रॉब्लम का, इतना प्रॉब्लम का वन एंड ओनली सॉल्यूशन इज योर मैकेनिकल सील। मैकेनिकल सॉल्यूशन, मैकेनिकल सील डालेंगे तो सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमको मिल जाएंगे।
तो चलिए मैकेनिकल सील कैसे लिक्विड को सील कर रहा है वो हम लोग अभी जानेंगे। देखिए दिस इज ए क्रॉस सेक्शन मॉडल ऑफ ए पाम, जहां देखिए इंपलर और सेप्ट, ये सेप्ट हो गया, ये कपलिंग आ गया। तो सेप्ट और केसिंग के बीच में जो गैप है उस गैप से लिक्विड बाहर निकल रहा है। तो ये लिक्विड यहां से बाहर जा रहा है तो इसको हम लोग सील कर रहे हैं। तो इसके लिए जो दिस इज योर मैकेनिकल सील। ये मैकेनिकल सील आपको लिक्विड को बाहर नहीं आने दे रहा है। कैसे नहीं आने दे रहा है वो हम लोग देखेंगे। देखिए इधर क्या क्या पार्ट है। एक स्लीव डाला, स्लीव के ऊपर एक रोटरी फेस है, एक स्टैटिक फेस है, और दिस इज योर ग्लैंड प्लेट जो बोल्ट से केसिंग के ऊपर माउंटेड है, और ग्लैंड्स और केसिंग से बीच में लीक ना हो जाए उसके लिए गैस्केट हम लोग डाला। तो इसका डिटेल अभी हम लोग इसका क्रॉस सेक्शनल एक ड्राइंग से देख लेते हैं। देखिए दिस इज ए क्रॉस सेक्शनल ड्राइंग ऑफ ए मैकेनिकल सील। हो क्या रहा है, जो लिक्विड है आपका, वो लिक्विड यहां पर आपका इंपेलर है, राइट। नाउ दिस इज योर इंपेलर। तो दिस इज योर शाफ्ट, इसको हम लोग घुमा रहे हैं। तो लिक्विड बैक साइड ऑफ द इंपेलर और केसिंग के बीच से यहां से निकाल के आ रहा है, इसको आने नहीं देना है। तो लिक्विड इधर आया, आके कहां अटैक करेगा। दिस इज योर येलो वन इज योर रोटरी फेस, ब्राउन वन इज योर स्टैटिक फेस। रोटरी फेस को एक हाउसिंग के ऊपर रखा, उस हाउसिंग को एक स्प्रिंग के थ्रू एक ब्लॉक सैफ्ट के ऊपर स्क्रूड कर दिया। तो सैफ्ट घूमेगा तो ये ब्लॉक भी घूमेगा, ये ब्लॉक के ऊपर रोटरी फेस है, रोटरी फेस भी घूमेगा। ब्लॉक एंड रोटरी फेस को लॉक करके रखने के लिए इधर एक पिन दिया, मतलब जितना आरपीएम में आपका रोटरी प्लेट का रिटेनर घूमेगा, रिटेनर ब्लॉक घूमेगा, उतना आरपीएम में आपका रोटरी फेस घूमेगा। दिस इज योर स्टैटिक फेस एंड दिस इज योर रेड वन इज योर ग्लैंड। यहां से हम लोग जनरली फ्लशिंग फ्लूइड को डालते हैं। तो कोई भी मैकेनिकल सील में जनरली 5 पाथ होता है लीकेज का। वो 5 पाथ अगर हमने सील कर दिया तो आपका मैकेनिकल सील मैकेनिकली लिक्विड को सील कर देगा। कैसे वो हम लोग देख लेते। देखिए लिक्विड पहले यहां से आ रहा था, तो आके कहां अटैक करेगा, लिक्विड यहां से बाहर जाने का ट्राई करेगा, क्योंकि स्टैटिक फेस और सैफ्ट के बीच में गैप है। तो रोटरी फेस और सैफ्ट के बीच में से लिक्विड निकालने का ट्राई कर रहा है। तो इधर हमने क्या किया, एक सीलिंग एलिमेंट, ओरिंग नहीं तो ग्राफाइट पैकिंग डाल दिया। तो दिस इज योर लीकेज पाथ नंबर 1, जो रोटरी फेस और सैफ्ट के बीच में से लिक्विड निकल रहा था, इसको रोक दिया तो लिक्विड और थोड़ा आगे बढ़ा। आगे बढ़ के कहां जा रहा है, उसको गैप मिल गया, कहां, केसिंग एंड ग्लैंड प्लेट के बीच में। तो केसिंग एंड ग्लैंड प्लेट से बाहर जाने का ट्राई करेगा। इधर आपने क्या किया, गैस्केट नहीं तो ओरिंग डाल दिया। तो दिस इज योर पाथ नंबर 2, जहां से लिक्विड बाहर नहीं जा पा रहा। नंबर 3 यहां रोक दिया हमने, वो आगे आएगा, आके इन बिटवीन फेस लिक्विड बाहर निकलने का ट्राई करेगा। बट रोटरी एंड स्टैटिक फेस को हम लोग लैप फेस बनाते हैं, मिरर फिनिश करते हैं। माइक्रोन लेवल में फिनिश होने का कारण क्या हुआ, एक फेस दूसरे फेस के साथ 100% परफेक्टली सील होकर रह रहा है। तो इन बिटवीन दीज 2 फेसेस लिक्विड बाहर निकल नहीं पाएगा। तो दिस इज योर लीकेज पाथ नंबर 3, इन बिटवीन फेस। यहां से लिक्विड अपने जाने नहीं दिया, तो लिक्विड आगे जाके ग्लैंड प्लेट, जहां पर आपका स्टैटिक फेस लगा हुआ है, तो उस स्टैटिक फेस एंड ग्लैंड प्लेट के बीच से निकल सकता है। तो यहां से निकलने का कोशिश कर रहा है, तो हम लोग इधर भी एक पैकिंग नहीं तो ओरिंग डाल दिया। तो दिस इज योर लीकेज पाथ नंबर 4। अभी हम लोग डिस्कस किया था जब मैकेनिकल सील में 5 पाथ में आपको रोकना होता है, बट हम लोगों को इधर 4 ही मिला। 5th वन कहां है, 5th वन इसमें हमको नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि 5th वन मिलने के लिए हमको थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। वो क्या है, देखिए मैकेनिकल सील को हम लोग कभी भी डायरेक्ट शाफ्ट के ऊपर माउंट नहीं करता है। क्यों, क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैकेनिकल सील में कोई भी मेल फंक्शन होगा, अगर रोटरी फेस स्टैटिक फेस कोई भी एक शाफ्ट में घिस गया तो आपको शाफ्ट को डैमेज कर सकता है। तो शाफ्ट को डैमेज होना मीन्स एक बिगर कॉस्ट आपको इनकार होगा। तो बिगर कॉस्ट को कम करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, उसके ऊपर एक स्लीव डाल दिया। तो स्लीव के ऊपर हमने मैकेनिकल सील को इंस्टॉल करता है। तो जैसे ही हमने स्लीव डाला तो इन बिटवीन स्लीव एंड सैफ्ट, इन बिटवीन स्लीव एंड सैफ्ट क्या होगा, जो लिक्विड यहां से आ रहा था पहला पाथ यही हो जाएगा, जो लिक्विड यहां से बाहर चला जाए। तो यहां से बाहर जाने के नहीं देना है, रोकने के लिए हम लोग क्या करता है, इन बिटवीन स्लीव एंड सैफ्ट इधर एक पैकिंग नहीं तो ओरिंग डाल देता है। तो दिस इज योर लीकेज पाथ नंबर 5। तो चलिए 1 2 3 4 5 फिर से देख लेते हैं। तो
रोटरी फेस आपको घूम रहा है क्योंकि जो ब्लॉक डाला हुआ है रोटरी प्लेट का रिटर्नर ब्लॉक में, इधर ड्राइव पिन डाल दिया, ड्राइव पिन की वजह से रोटरी फेस आपका कॉलर के साथ घूम रहा है। तो रोटरी फेस स्लीप के बीच में से लीकेज हो सकता है। दिस इज योर पाथ नंबर 1। यहां से पाथ नंबर 2 इज योर इन बिटवीन ग्लैंड प्लेट एंड केसिंग। पाथ नंबर 3 इज योर इन बिटवीन फेस। Leakage path number 4 is your in between static phase and gland plate, and path number 5 is your sleeve and shaft। तो ये 5 पाथ में अगर आपने मैकेनिकल जो लिक्विड यहां से जा रहा था उसको रोक दिया तो आपका लिक्विड पंप से बाहर नहीं जाएगा। तो ये 5 पाथ है आपका मैकेनिकल सील का लीकेज पाथ। तो इन बिटवीन फेस जो हम लोग बोल रहे लेफ्ट सरफेस, लेकिन वो तो कॉन्टैक्ट में आएगा, तो कॉन्टैक्ट में आएगा, इधर भी फ्रिक्शनल हीट जनरेशन होगा। तो फ्रिक्शनल हीट को कम करने के लिए इधर हम लोग लुब्रिकेशन डालते हैं। कैसे लुब्रिकेशन डालते हैं? यहां से हम लोग फ्लाशिंग फ्लूइड डालते हैं। तो फ्लाशिंग फ्लूइड डालने के लिए एज पर एपीआई 682 एपीआई इज योर मैकेनिकल सील का कोड है, जिस कोड के मुताबिक हम लोग इधर डिफरेंट प्लान डालता है लुब्रिकेशन के लिए, और डिपेंड करता है किस टाइप का सील मैन्युफैक्चरर क्या प्लान यूज करेगा। मैकेनिकल सील का भी बहुत सारा टाइप्स है, वो टाइप्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लान के बारे में भी हम लोग एक एक करके सारा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद कर सकता हूं अभी तक जो मैकेनिकल सील का वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस किया आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। हम लोग फिर मिलेंगे मैकेनिकल सील पार्ट 2 लेके, जहां पर हम लोग मैकेनिकल सील का टाइप्स एंड लुब्रिकेशन के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।